Friends, welcome to Dakshina E Classroom. Myself Prashant Shekhar and I will be teaching you maths for next 2 years. I will be starting with topics from class 11th. I am here working with Dakshina for last 2 years and before that I have some experience of other coaching institutes as well. सो मैथ्स की जर्नी में किस तरीके की ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, कौन से टॉपिक्स स्कोरिंग होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और साथ में आपको चैप्टर्स में मोटिवेशन किस तरीके से बनाए रखना है. जेई की मैथमेटिक्स है, ऑफ कोर्स कहीं टफ होगी कहीं इजी होगी, तो हम किस तरीके से अपने सेलेक्टेड फोकस रह करके मार्क्स स्कोरिंग में किस तरीके से हम गेन कर सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हमें ज्यादा ध्यान देने चाहिए, कौन से टॉपिक्स हम स्किप कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में भी मैं आपको लगातार गाइड करता रहूंगा. तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी ये जर्नी चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेट थियरी के साथ. वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम. अपन सबसे पहला चैप्टर जो मैथ्स के लिए स्टार्ट करने वाले हैं वो है सेट थियरी. इस चैप्टर के इंपॉर्टेंस की बात करूं तो जो मेंस का पेपर होता है इस साल तो कंपैरेटिवली कम क्वेश्चंस पूछे गए थे, बट ओवरऑल मान करके चलना चाहिए कि लगभग एक क्वेश्चन हर साल मेंस के पेपर में आता है. तो एज अ नंबर कहें कि मतलब कितने मार्क्स ये हमें देगा श्योरली अपने चैप्टर से, ठीक है, तो वो कम कह सकते हो क्योंकि सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस करके चैप्टर है. फंक्शंस तो केवल कहने भर के लिए है, बट मैक्सिमम पोर्शन जो है वो सेट्स और रिलेशन का है, ठीक है. तो सेट्स और रिलेशन मिलाकर के एक क्वेश्चन तुम्हारे पास मेंस में हर साल पूछा जाता है. और अगर मैं कहूं एडवांस के अंदर, तो एडवांस के अंदर इसका अगर कहें एज अ चैप्टर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन ये जो इसकी थ्योरी है, जो इसके कॉन्सेप्ट्स है या फिर इसके नोटेशंस और सोचने का जो तरीका रहेगा हमारा, ये ओवरऑल तुम्हारा एडवांस के लिए प्रोबेबिलिटी में कह लो, पीएनसी में कह लो, खास करके प्रोबेबिलिटी में तो काफी ज्यादा कोरिलेट कर सकते हैं, पीएनसी में भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड होते हैं और बाकी रैंडमली हर जगह पे किसी क्वेश्चन में कोई छोटा सा पार्ट सेट से कोरिलेट करके दिया जा सकता है. तो ओवरऑल कहें तो मेंस के लिए ये एक क्वेश्चन इस चैप्टर से लगभग आना ही है और एडवांस के लिए कहा जाए तो ये डिफरेंट चैप्टर्स में अपना कंट्रीब्यूशन देगा, तुम्हारे मार्क्स बनाने के लिए एक सपोर्टिव एस्पेक्ट होगा, ठीक है. तो इस चीज के साथ सबसे पहले हम आइए स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी चैप्टर. स्टार्ट करें अगर हम सेट की डेफिनेशन से, तो डेफिनेशन क्या होती है सेट की? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट कह लो, उनको एलिमेंट्स कह लो, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन. इसमें किस बात पे फोकस करना है? वो बात है वेल डिफाइंड, ठीक है. तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं सेट क्या होता है. सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. ये टर्म है सबसे इंपॉर्टेंट. इसमें क्या है? वेल डिफाइंड, ठीक है. वेल डिफाइंड वाले टर्म पे हमें फोकस करना है कि भाई डेफिनेशन लिख रहे हैं तो वेल डिफाइंड कहने का क्या मतलब हुआ, ठीक है. अगर डेफिनेशन वेल डिफाइंड नहीं होगी तो डेफिनेशन ही क्यों है वो. तो इस वेल डिफाइंड टर्म का मतलब क्या है? अगर मैं सबसे पहले इस बात पे फोकस करता हूं, ऑब्जेक्ट्स कह लो या फिर एलिमेंट्स कह लो या फिर मेंबर्स कह लो, ठीक है. कोई सेट है, कोई सेट के लिए क्या होता है कि अगर हम कोई उसके एक एलिमेंट की बात करें, ठीक है, उसके एलिमेंट की बात करें या कोई सा भी एक रैंडमली हम ऑब्जेक्ट लें, हमें सेट की डेफिनेशन तभी हम बोलेंगे, किसी एक चीज को सेट तभी बोला जाएगा जब हम श्योरली कह पाए किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में कि वो उसका मेंबर है या फिर नहीं है, ठीक है. जैसे बात करें अगर हम कि इंडिया के अंदर जो रिवर्स हैं उनका कलेक्शन, ठीक है, ये एक सेट होगा क्या? तो बिल्कुल सेट होगा, क्योंकि अगर मुझसे ये कहा जाता है कि भाई मिसिसिपी रिवर, तो मुझे पता है कि मिसिसिपी रिवर इंडिया में नहीं है. इंडिया की रिवर्स का जब मैं कलेक्शन कह रहा हूं तो मिसिसिपी रिवर के बारे में मुझे पता है कि ये इंडिया का रिवर नहीं है. ये बात ठीक है बिल्कुल. तो अगर मैं गंगा की बात करूं, यमुना की बात करूं, ब्रह्मपुत्र की बात करूं, तो इन सब की मैं बात करूंगा तो मुझे पता है कि भाई ये एक इस तरीके के रिवर्स के नेम ले रहा हूं मैं, जो कि ऑफ कोर्स इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है. तो उसी तरीके से किसी भी एक कलेक्शन को सेट हम कब बोलेंगे? जबकि हमारे पास उसकी प्रॉपर डेफिनेशन हो. प्रॉपर डेफिनेशन करने का मतलब क्या है कि हम किसी भी एक चीज के बारे में बता सकें कि क्या ये ऑब्जेक्ट इस सेट का मेंबर होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, ठीक है बात. अब जैसे क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि सेट को मैं क्या बोल सकता हूं? फॉर एग्जाम्पल मैं क्या दे सकता हूं? कलेक्शन ऑफ, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है. ये एक सेट होगा, यही मैं कह रहा हूं. क्योंकि अगर मुझसे कहा जाए कि भाई इसमें कौन कौन से आएंगे तो उन सबको मैं लिस्ट कर सकता हूं, ठीक है. उसके बाद मैं ये भी कह सकता हूं कि भाई
कौन कौन इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, जैसे अगर मुझसे कहा जाए कि लखनऊ, ठीक है, तो मुझे पता है कि लखनऊ इस सेट का मेंबर नहीं है, ठीक है, इस कलेक्शन में नहीं आएगा। तो वेल डिफाइंड कहने का मतलब बस ये है कि हमारे पास एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए, एक प्रॉपर प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिस बेसिस पे हमने उन ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करके एक साथ रखा है। ठीक है, तो हमेशा क्या ध्यान रखना है कि किसी एक चीज को सेट कब बोलेंगे, जबकि हम प्रॉपरली ये कह पाए कि मतलब हमारे पास कोई एक एलिमेंट है तो क्या वो एलिमेंट सेट के लिए मेंबर का काम करेगा या फिर वो मेंबर का काम नहीं करेगा। ये चीज जहां पे क्लियर हो जाती है वहां पे अपन कह पाएंगे कि एक जो कलेक्शन लिखा हुआ है वो सेट है या नहीं है। ठीक है, अब इसी में देखो, अगर मैं मान लो किन किन केसेस में तुम्हें थोड़ी एम्बिग्युइटी हो सकती है। जैसे मान लो मैं कहता हूं इसको तो मैंने कहा कि चलो ये तो सेट होगा। अब आगे मैं कहता हूं कि मान लो कि कलेक्शन ऑफ, ठीक है, कलेक्शन ऑफ टॉल पीपल। ठीक है, अब कलेक्शन ऑफ टॉल पीपल अगर हम लेते हैं तो टॉल पीपल के कलेक्शन को अपन क्या बोलेंगे, सेट बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। दिक्कत क्या है कि भाई 5 फीट 6 इंचेस वाले को एक डेमोग्राफी में, ठीक है, किसी एक सिचुएशन में या फिर एक पर्टिकुलर कंट्री में हो सकता है 5 फीट 6 इंचेस वाले को कोई बोलता हो कि भाई वो टॉल है और कोई उसी को कहता हो कि भाई वो शॉर्ट है। ठीक है, तो अलग अलग डेमोग्राफीज के अकॉर्डिंग टॉल कहे जाने का, किसी को टॉल कहने का जो मेजरमेंट है वो तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि टॉल कहना क्या है, टॉल एक क्या है, क्वालिटी है ना, क्वालिटेटिव असेसमेंट है। अलग अलग जगहों के अकॉर्डिंग अलग अलग लोगों को टॉल कहा जाएगा। भाई कहीं पे ऐसा होगा कि हमें जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में जाओ बहुत सारी, तो वहां पे ऐसा हो सकता है कि भाई 5 फीट 11 के नीचे सभी जो है शॉर्ट कहे जाएंगे, उनसे ऊपर वाले टॉल कहे जाएंगे, हो सकता है ऐसा। तो अलग अलग डेमोग्राफीज के अकॉर्डिंग अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं कि किनको टॉल कहना है, किनको टॉल नहीं कहना है। ठीक है, अब हो सकता है इसी तरीके से मैं कहूं कि जैसे टॉल पीपल के लिए मैंने कहा कि स्पेसिफिकली अगर इसी में कह दिया जाए कि ऐसे लोगों का कलेक्शन जिनकी हाइट 5 फीट 4 इंचेस से ज्यादा है, ठीक है, मान लो ऐसा कह दिया जाए, तो ऑफ कोर्स उनको तो स्पेसिफाई किया जा सकता है, उनका हम एक ग्रुप बना सकते हैं, क्योंकि 5 फीट 4 इंचेस क्या हो गया, एक क्वांटिटेटिव असेसमेंट हो गया कि भाई हाँ हम उसको मेजर कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी मेंबर जो होगा उससे ज्यादा हाइट का, उसको हम एक साथ कलेक्ट करके रख लेंगे, वो सेट बनाएगा। ठीक है, अब मैं 5 फीट 6 इंचेस वाले एक आदमी को इंडिया के, हो सकता है 5 फीट 8 इंचेस वाले एक आदमी को इंडिया के टॉल बोलूंगा और किसी अदर कंट्री वाले उसी को टॉल नहीं बोलेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेट नहीं है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं था। फिर इसी तरीके से देखो कलेक्शन ऑफ, ठीक है, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, तो इसको क्या बोलोगे, एक बार को सोचो थोड़ी देर के लिए कि इसके बारे में हमें क्या बोलना चाहिए। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का कलेक्शन, अब समझो इस चीज को, अगर तुम थोड़ा सोचने के लिए समय चाहिए तो आप एक बार वीडियो को पॉज कर सकते हैं थोड़ी देर तक और उसके बाद फिर से स्टार्ट करिए। मैं अभी फिलहाल कंटिन्यू करता हूं। तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को मैं क्या बोलूंगा, अगर इनका कलेक्शन लेना है तो भाई किसी एक इंटेलिजेंसी का कोई एक मेजरमेंट तो है नहीं, भाई आईक्यू लेवल तो सभी का नाप करके और उसके बाद तो हम कोई नंबर से साइन तो कर नहीं रहे। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, भाई किसी के लिए कोई इंटेलिजेंट है, किसी के लिए कोई इंटेलिजेंट है। कोई एक बंदा अगर केमिस्ट्री में इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई दूसरा बंदा मैथ्स में इंटेलिजेंट हो सकता है। अब मैथ वाले मास्टर के लिए वो केमिस्ट्री वाला हो सकता है बेवकूफ हो थोड़ी देर के लिए, और केमिस्ट्री वाले मास्टर के लिए वो मैथ में इंटेलिजेंट बंदा जो है वो अलग बेवकूफ हो सकता है। तो ये दोनों ही सिचुएशंस हो सकती हैं। भाई मैं तो ओवरऑल जब मैं कलेक्शन करूंगा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का, तो फिर अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग लोगों को इंटेलिजेंट कहा जाएगा। ऐसा कोई इंटेलिजेंसी का मेजरमेंट नहीं है प्रॉपर जिसके बेसिस पे हम इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को कलेक्ट करके एक साथ रख सकें। ठीक है बात, तो इसलिए कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो ये भी हमारा सेट नहीं होगा। वहीं पे अगर हमसे ये कहा जाए, मान लो आगे और भी एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मान लो हमसे कहा गया कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो भाई नेचुरल नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो नेचुरल नंबर्स तो सभी को पता होते हैं कि भाई नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, 1 2 3 0 नेचुरल नंबर नहीं होता। ठीक है, अगर मैं इसके लिए कहूं तो क्या क्या आएगा, 1 2 3 4, है ना, ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो हमें पता है ना कि कोई एक नंबर को हमें नेचुरल बोलना है या नहीं बोलना है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि क्या वो किसी एक एलिमेंट के बारे में, जैसे -4, तो मुझे पक्का पता है कि -4 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। ठीक है, अगर मैं इसको सेट कहना चाहूं,
और मुझे ये भी पता है कि भाई 515 इसका मेंबर होगा। हर एक चीज के बारे में हम श्योरली कह सकते हैं कि वो इसका मेंबर है या फिर नहीं है। बस यही क्वालिटी हमें चाहिए किसी भी कलेक्शन को सेट बताने के लिए, कि उसके बारे में कोई भी हम एलिमेंट अगर सोचें तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कह सकें कि ये इस कलेक्शन का मेंबर होगा या नहीं होगा। अगर हम ऐसा कह सकते हैं तो ऑफ कोर्स ये जो सेट जो कलेक्शन है उसको सेट बोला जाएगा। जैसे यहां पे था, अब राम इंटेलिजेंट है या नहीं है, तो किसी के लिए इंटेलिजेंट हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है भाई कि वो मतलब बहुत अच्छा गेम खेलता हो, ठीक है, कोई बहुत अच्छा चेस खेलता हो लेकिन पढ़ाई में वो उतना ही वीक हो, ऐसा भी हो सकता है। अब इंटेलिजेंट हो सकता है वो लोग, कुछ लोगों के लिए, कुछ अदर लोगों के लिए वो इंटेलिजेंट नहीं भी होगा। तो सिंपल सी बात है कि ऐसी चीजें जहां पे एम्बिग्युइटी आ जाए ये कहने के लिए कि क्या कोई एक एलिमेंट इस कलेक्शन का मेंबर है या नहीं है, जहां पे ये एम्बिग्युइटी आ गई वो सेट नहीं होगा। और जहां पे ये एम्बिग्युइटी नहीं है, जहां हम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कट कह सकते हैं कि भाई ये मेंबर है या नहीं, वो सेट होगा। ठीक है, तो इस चीज को मैंने काफी रिपीटेटिवली डिफाइन किया है कि वेल डिफाइंड, ये वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, किसको सेट कहना है या फिर किसको सेट नहीं कहना है। बाकी दूसरी चीज हमने कही कि ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। ऑब्जेक्ट्स कह लो, कई बार बुक्स वगैरह में देखोगे तुम एलिमेंट्स लिखा रहेगा, ठीक है, एलिमेंट्स कह लो, है ना, या फिर मेंबर्स कह लो, तो ये अलग अलग टर्म्स लिखा जा सकता है। तो बहुत सारी चीजों का एक जो कलेक्शन होता है उसको सेट बोला जा सकता है, कब, जबकि वो वेल डिफाइंड हो। ये हमारे सेट की डेफिनेशन हो गई और उसके बेसिस पे ये हमारे पास एग्जांपल्स आ गए जिनको हमने एक बार को समझ लिया कि कैसे किनको हम बोलेंगे सेट और किनको अपन सेट नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशंस के साथ आगे हम चलते हैं फिर नोटेशन पे कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। नोटेशन पे आते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ऐसा कोई हार्ड पास्ट रूल नहीं है, बट फिर भी अगर हम कहें ओवरऑल तो सेट्स को हम कैपिटल अल्फाबेट्स में कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने कह दिया भाई सेट, है ना, सेट का रिप्रेजेंटेशन अगर हम करें तो सेट ए, है ना, या फिर सेट बी, सेट सी, इस तरीके का हम रिप्रेजेंटेशन नॉर्मली कर देते हैं। ठीक है, जेड तक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी सेट बोला जा सकता है। नॉर्मली ऐसा होता है, अगर किसी ने इसके अलावा कुछ और रिप्रेजेंटेशन किया है तो उसको भी मानना पड़ेगा, अपने पास कोई अदर चॉइस नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसको गलत कह देंगे। ठीक है बात। दूसरी चीज आता हूं कि एलिमेंट्स को अगर डिफाइन करना हो, ठीक है, तो अब जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मान लो कि अगर हमारे पास ऐसा कहा गया कि सेट ए में, ठीक है, मान लो कहा गया कि सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं उनको बोल दिया गया कि भाई वे 1 2 3, ये सेट ए में जो हमने कलेक्शन किया है ऑब्जेक्ट्स का, वो ऑब्जेक्ट्स क्या है 1 2 3। तो अपन क्या बोलेंगे, 1 इज, ठीक है, अपन बोलेंगे 1 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। बात ठीक है इतनी, 1 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, ऐसा बोलेंगे। सिमिलरली 2 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये भी बोलेंगे। ठीक है, और अपन ये भी कह सकते हैं क्या कि 4 के बारे में क्या बोलेंगे, 4 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, या फिर उसको ऐसे भी बोल सकते हो 4 डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है, ये भी टर्म यूज किया जा सकता है, 4 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। ठीक है, ऐसे ही यहां पे 2 बिलोंग्स टू सेट ए, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको भी मैं लिख लेता हूं, 2 बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, 4 does not belong to set A, या फिर 4 is not an element of set A। अब इतनी बड़ी बात कहने की जगह पे अपन ऐसा लिख ले, इसी चीज का जो रिप्रेजेंटेशन है ऐसा कुछ, 1 is an element of A। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इस एक सिंबल के थ्रू हमने इतनी बड़ी लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया। फिर इसी तरीके से इसको क्या लिखोगे, 2 is element of A, ठीक है, या फिर 2 belongs to set A। इसके लिए क्या लिखोगे, तो 4 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, ऐसा बोल दो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 4 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, या फिर 4 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। इन दोनों का मतलब क्या है, 1 and 2 आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए और 1 and 2 बिलोंग टू सेट ए। ठीक है, तो ये इसका नोटेशन हो गया कि हम किसी एक इस तरीके के सिंबल का मतलब क्या होता है। किसी एक चीज को मेंबर हमें अगर दिखाना है, उस कलेक्शन में 1 था, इस बात को दिखाने के लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं, ये सिंबल। 4 उस कलेक्शन में नहीं था, इस बात को दिखाने के लिए अपन ये वाला सिंबल यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा सेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया कि किस तरीके से अपन अगर कहा जाए तो सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हमारे पास कॉमन नोटेशंस है, ये एक बार आपको ये वीडियो को पॉज करिएगा और इन नोटेशंस को एक बार को लिख लीजिएगा। ठीक है,
नॉर्मली हम किसको जैसे हमारे पास n लिखा गया है, ठीक है, तो नेचुरल नंबर के सेट को, मतलब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है, टिल इंफिनिटी। तो अगर इनकी बात करें हम तो इनको हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। W क्या रिप्रेजेंट करता है, तो कॉमनली होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कई बार किसी और चीज के लिए कह दिया जाए कि भाई चलो n से हमने रिप्रेजेंट कर दिया निगेटिव इंटीजर्स को, कर सकता है, ठीक है, लेकिन जो नॉर्मली यूज होता है हम उसके नोटेशन अभी फिलहाल लिख रहे हैं। ऐसा कोई हार्ड पास्ट रूल नहीं है, लेकिन अपन यहां पे क्या कर रहे हैं, बस लिख रहे हैं कि नॉर्मली हम क्या जनरल नोटेशन यूज करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम टाइम्स ऐसा ही यूज किया जाता है, कुछ जगहों पे अलग तरीके से यूज किया गया हो तो हमें मानना पड़ेगा। फिर अपन n की बात कर चुके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, w सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर में क्या आता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 2 3 यहां से, और होल नंबर की बात करूं मैं तो 0 1 2 3 ये रहता है, ठीक है। मतलब नेचुरल नंबर्स के सेट में एक 0 और ऐड कर दो तो होल नंबर बन जाएगा, ठीक है। अगर किसी को इसमें डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे अपन नंबर सिस्टम की भी बात करेंगे कि किनको हम नेचुरल बोलते हैं, किनको होल नंबर बोलते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है वो चीज अपन आगे भी देखेंगे। आर क्या होता है, आर को जनरली क्या कहा जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स का जो सेट होगा उसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। रियल नंबर का मतलब क्या हुआ, जितनी भी टाइप के नंबर्स तुमने आज तक देखे हैं, ठीक है, क्या देखा होगा, -22/7, -3.1425, है ना, इस तरीके की चीज, पाई देखा होगा, ई देखा हो सकता है हो, ठीक है। तो ये सारी ही चीजें जो हैं, या फिर 1 2 3 -1 -2, ये जितनी भी चीजों की बात करें हम, वो सभी क्या होते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। फिर z की बात करते हैं, z किसको रिप्रेजेंट करता है, ये होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। कभी कभी इंटीजर्स तो समझते ही हो, इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ, -2 -1 -10 0 1 2 3 4, है ना, ये सभी z सेट ऑफ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि इसको कभी कभी आगे देखोगे तुम, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाएगा, तो वो तो जैसा क्वेश्चन का रेफरेंस रहेगा, क्वेश्चन में किस चीज के बारे में बात की जा रही है, इंटीजर्स के बारे में कहा जा रहा है या कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में कहा जा रहा है, वो चीज मेंशन करके दी गई होगी, ठीक है। तो उसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। z इंटीजर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकता है। c जनरली सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। z प्लस की बात करें, z को हमने क्या बोला, सेट ऑफ इंटीजर्स, इसी के रेफरेंस में z प्लस है। z प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स z था, पॉजिटिव लगा दिया तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है बात। फिर आगे देखते हैं, यहां z माइनस देखो, z माइनस क्या है, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। q क्या है, जैसे यहां पे प्लस था वैसे ही वहां पे माइनस, तो यहां पे आ गया पॉजिटिव की जगह पे निगेटिव। q की बात करें तो भाई q क्या होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होता है, जो p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके, जैसे 4/5 22/7, ये सब रैशनल नंबर्स होते हैं। और ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर पाए उनको अपन बोलते हैं इर्रेशनल, जैसे कि पाई। तो एक चीज का ध्यान रहे, वैसे ये चीज आगे आने भी वाली है, बट 22/7 एंड पाई, दीज टू आर टू डिफरेंट थिंग्स। पाई और 22/7 को अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिखा जाता है, लेकिन दोनों की जब बात करें हम एक्चुअली मैथमेटिकली तो वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक रैशनल है 22/7 और पाई इर्रेशनल क्वांटिटी है। तो खैर Q सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, और QC की बात करें तो ये सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वो कुछ कॉमन नोटेशंस हैं जिनके बेसिस पे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरीके के नंबर्स की बात की गई है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में अगर देखें तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, पिछली बार हमने कुछ कॉमन नोटेशंस बताए थे, अब हम देख रहे हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहला मेथड होता है, वो होता है रोस्टर मेथड, ठीक है, रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड कह लो या फिर इसी को कहा जाता है टेबुलर मेथड। बहुत ही सिंपल सा इसका मतलब है कि भाई हम सेट बनाने गए होंगे तो कोई एक प्रॉपर्टी हमने सोची होगी कि भाई किन लोगों को कलेक्ट करना है, ठीक है, या फिर किन ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करना है, ये हम कुछ सोच ही के गए होंगे। और उन सभी चीजों को, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को अगर हम लिख डालें, टेबल बना दें उसका, ठीक है, टेबुलर मतलब टेबल, ठीक है, इतना समझो, टेबल उसकी एक बना डालें, ठीक है, जितनी भी चीजें हमें जिन चीजों को कलेक्ट करना है उन सब के नाम लिख दें यहां पे, ठीक है, तो वो सेट क्या हो जाएगा, उस सेट को रिप्रेजेंट करने का टेबुलर मेथड या फिर रोस्टर मेथड हो जाएगा। जैसे कि अगर हमसे कहा जाए कि भाई हम ये सोच करके गए कि हमें जाना है और 5
से छोटे नंबर्स, 5 से छोटे नेचुरल नंबर सपोज, ठीक है, उनको कलेक्ट करके रखना है। तो 5 से छोटे नेचुरल नंबर्स कौन से कलेक्ट करके रखोगे? 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो अगर मैंने क्या किया, मेरे दिमाग में क्या था, मैंने जो प्रॉपर्टी जो हमने सोची कि किस प्रॉपर्टी के थ्रू हमें उन्हें सेलेक्ट करके ले आना है, वो क्या था कि नेचुरल नंबर्स हमें चूज करने हैं। कैसे नेचुरल नंबर्स? जो कि 5 से छोटे हों। तो बस उनको सभी को लिख दो। तो बहुत सिंपल सी बात है कि 1, 2, 3 और 4 इन सभी को मैंने लिख दिया, और इन सबको जो सारे ऑब्जेक्ट्स थे उनको कलेक्ट करके लिखा, और उसके ऊपर हमने ऐसे करली ब्रेसेस लगा दिए, ठीक है। करली ब्रेसेस लगा दिए तो ये क्या बन गया? एक सेट बन गया, ठीक है। तो ये सेट क्या था? कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज कलेक्शन ऑफ, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 5 कह सकता हूं मैं। अब ये भी बात पक्की है कि भाई ये कलेक्शन सेट कहलाएगा क्या? तो तुम खुद से सोच सकते हो, बिल्कुल ये कहलाएगा, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि भाई कोई एक एलिमेंट इस कलेक्शन में आएगा या नहीं आएगा। श्योरली हम कह सकते हैं, कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, इसका मतलब ये कलेक्शन सेट कहलाएगा। अब उस सेट को क्या किया हमने? टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। टेबुलर फॉर्म का मतलब टेबल, जो चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, जिन ऑब्जेक्ट्स का हम कलेक्शन करना चाहते हैं, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को रख दो बस। 1, 2, 3 और 4 ये 4 ऑब्जेक्ट्स हमने उठाए, लिख दिया उन सभी को। भाई चारों चीजें अलग अलग थी तो बीच में कॉमा तो डालना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। 1 एक एलिमेंट था, 2 एक एलिमेंट था, 3 एक एलिमेंट था, 4 एक एलिमेंट था, सभी अलग अलग थे, बीच में कॉमा डाला और आगे करली ब्रेसेस लगा दिए। करली ब्रेसेस का मतलब क्या हो गया? ये एक सेट है, ठीक है। सेट कौन सा है? जो करली ब्रेसेस है, ठीक है। उसके अंदर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है? वो अंदर के ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मेंबर्स हैं। वो मेंबर्स किस बेसिस पे डिसाइड हुए हैं? तो इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिसाइड हुए हैं। तो इसको अपन बोलते हैं रोस्टर मेथड या फिर टेबुलर मेथड, इसको रिप्रेजेंट करने का। अब इसमें कुछ चीजें, एक दो चीजें हमें नोट डाउन करने की हैं। क्या है? क्या क्या हमें खास बातों पे ध्यान रखना चाहिए? पहली चीज ये है, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ठीक है। ऑर्डर डज नॉट मैटर, इस बात का भाई क्या मतलब हुआ? तो मतलब यह है कि चाहे मैं 1, 2, 3, 4 लिख दूं या फिर इसी को उठा करके 1, 2, 4, 3 लिख दूं, दोनों बातें बराबर हैं। चाहे तुम इसको अगर सेट ए बोल रहे हो तो इसको भी सेट ए ही बोलोगे, ठीक है। दोनों बातें बराबर ही हैं। जो ऑब्जेक्ट्स हमने लिए हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स तो सेम ही है ना, ठीक है। उनको किस ऑर्डर में लिखा गया है कि भाई पहले 4 लिख दिया, बाद में 3 लिखा, पहले 3 लिखा, बाद में 4 लिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या करना था? कई चीजों को इकट्ठा करके रख लेना था। हमने पहले किसको रखा, बाद में किसको रखा, ये बात बिल्कुल मैटर नहीं करती है। तो टेबुलर मेथड में ये पॉइंट हो गया कि ऑर्डर डज नॉट मैटर, दिस इज एज गुड एज दिस वन, 1, 2, 4, 3। ऐसा भी नहीं कि ये रॉन्ग हो गया या फिर ये राइट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दोनों ही सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहली चीज ये इंपॉर्टेंट हो गई कि ऑर्डर डज नॉट मैटर। दूसरा एक और नोट कह लो, ठीक है। एक और चीज क्या कहते हैं, यूजुअली अपन रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, 2 है सपोज, ठीक है, तो 2 को 2 बार भी लिखा जा सकता है, बट यूजुअली जो हम कहें कि जो कॉमन प्रैक्टिस है उसमें अपन 2 को एक ही बार लिखेंगे। एक ऑब्जेक्ट मैक्सिमम एक ही बार यूज होगा, एक से ज्यादा बार यूज करना गलत तो नहीं है, बट यूजुअली वैसा किया नहीं जाता है। तो अपन इस बात को भी लिख लेते हैं। क्या कह रहे हैं अपन? यूजुअली देयर इज नो रिपीटिशन, ठीक है, देयर इज नो रिपीटिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बात सही है? क्या कह रहे हैं अपन कि पहली चीज ऑर्डर डज नॉट मैटर, मतलब 1, 2, 3, 4 लिखो या 2, 4, 1, 3 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बातें बराबर है। दूसरी चीज, यूजुअली ऑब्जेक्ट्स का रिपीटिशन नहीं किया जाता है। मतलब कि अगर मैं ऐसे लिख लूं 1, 2, 3, 3, 3 है ना, 2, 4, तो ये भी सेट ए ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि इसके अंदर ज्यादा एलिमेंट है, इसके अंदर कम एलिमेंट है, क्योंकि हमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स देखने हैं, ठीक है। हमारे पास 1, 2, 3, 4 ये 4 ऑब्जेक्ट्स आ गए। 1, 2, 3, 4 ऑब्जेक्ट्स यहां भी थे, उनको यूजुअली गलत इस तरीके से लिखा जाना, मतलब लिखा नहीं जाता है। लिख दिया गया तो ऐसा कुछ नहीं है कि अपन बोल देंगे कि ऐसे नहीं लिखते, ये गलत है, ऐसा नहीं है। लेकिन दिस इज सेम एज दिस वन, ठीक है। तो रोस्टर मेथड में हमें क्या ध्यान रखना है? बस ये 2 चीजें कि ऑर्डर डज नॉट मैटर, और दूसरी चीज यूजुअली देयर इज नो रिपीटिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स।
क्या करते हैं हम, कोई प्रॉपर्टी सोच करके गए हम कि कुछ चीजों का कलेक्शन करना है, जिन चीजों का कलेक्शन किया उनको एज इट इज लिख दिया, ठीक है, कोई दिमाग नहीं लगाना, हमें साफ साफ दिख रहे हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स यहां पे होंगे, अपन इस तरीके का लिख लिया अगर, तो हम बोल सकते हैं 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो रोस्टर मेथड क्या है कि हमें जो जिन ऑब्जेक्ट्स को हमने कलेक्ट किया है वो चीजें हमारे सामने दिख रही हैं बस, ठीक है, टेबल फॉर्म में या फिर कहो ऐसे डिस्टिंक्टली दिख रही हो, हमें खुद से ना सोचना पड़े कि यहां पे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आए होंगे। भाई अगर मैं यहां पे बोलूं कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, तो मुझे सोचना पड़ेगा ना, भले सोचने की बात बहुत कम सी है यहां पे, लेकिन फिर भी सोचना तो पड़ेगा कि भाई लेस देन 5 में क्या क्या आएगा। लेकिन अगर ऐसे लिख दिया गया तो हमें यह भी सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या सोच करके ए बनाया गया होगा, ठीक है, हमें तो इसी से मतलब था कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आए हैं, वो ऑब्जेक्ट्स हमारे सामने लिखे हुए हैं, आगे हमें कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म में ऐसे समझ लो कि टेबुलर फॉर्म में सोचने की जरूरत खत्म हो जाती है, ठीक है। और दूसरा फॉर्म जो हम आगे पढ़ेंगे वो है सेट बिल्डर मेथड, कि किस तरीके से क्या सोच करके हमने सेट बिल्ड किया होगा, उस प्रॉपर्टी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आगे सेकेंड पार्ट जो था हमारा रिप्रेजेंटेशन का, पहले तो हमने टेबुलर की बात कर ली, नेक्स्ट अपने पास है सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। सेट बिल्डर का मतलब क्या है, क्या सोच के हमने सेट बिल्ड किया होगा। जैसे पिछले अगर एग्जांपल को देखें तो उसमें हमने बोला कि हमने क्या सोचा, सबसे पहले कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, ठीक है, ये वो प्रॉपर्टी थी जिसने कि 1 2 3 4 को कलेक्ट करवाया, ठीक है। तो जब रोस्टर मेथड हमने लिखा तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 लिख दिया, हमने उसके आगे कुछ नहीं सोचा कि क्या सोच करके ये बना था, ठीक है। ये क्या है, सेकेंड मेथड सेट बिल्डर या फिर प्रॉपर्टी मेथड। इसमें क्या होता है कि वो सारे एलिमेंट्स, ठीक है, जो कि हमें सेट में रखने हैं, वो एलिमेंट्स डायरेक्टली रिटन नहीं होंगे। जैसे 1 2 3 4 दिखा हुआ मिल गया, वैसा नहीं होगा, यहां पे हमें सोचना पड़ेगा कि भाई क्या इसमें आ सकता है, ठीक है। तो मतलब वही बात कि हमें प्रॉपर्टी दे दी गई है कि हमें किन एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना है, एलिमेंट्स नहीं दिए गए हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, हमें प्रॉपर्टी दी गई है। जैसे हमें ऐसे लिखा जाएगा कि अगर मैं कहूं ए सेट को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा x, ठीक है, इसको बोलते हैं सच दैट, कर्ली ब्रेसेस तो लगानी ही है, सेट का नोटेशन यही है, x सच दैट, ठीक है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो ये क्या लिखा गया, ये हमने वो प्रॉपर्टी लिख दी कि ये प्रॉपर्टी सोचकर अपन निकले थे ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने, ठीक है, हमने वो ऑब्जेक्ट्स नहीं लिख दिए। ये जो है ये प्रॉपर्टी मेथड है या फिर सेट बिल्डर मेथड है कि क्या सोच के सेट बिल्ड हुआ होगा। पिछली बार हमें ये सब जानने की जरूरत नहीं थी, हमें एलिमेंट साफ साफ दिख रहे थे। इस बार हमें ये जानने की जरूरत है कि वो एक्चुअली कौन कौन से एलिमेंट सेलेक्ट होंगे, कहां से सेलेक्ट होंगे, वो सोचने के लिए हमारे पास ये टर्म दे दी गई है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें, मैं अगर डेफिनेशन कहूं या फिर ये कहूं कि ये प्रॉपर्टी मेथड क्या है, तो इसमें ऐसा है कि प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स शुड बी मेंशन्ड, ऐसा ही है, ठीक है। तो इसको अगर मैं कहूं इसकी डेफिनेशन के तौर पे, तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट, ठीक है, इज मेंशन्ड। अगर सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके एलिमेंट्स नहीं लिखे गए, बल्कि वो प्रॉपर्टी लिख दी गई कि क्या सोच करके वो सेट बनाना था, तो वो कहलाएगा अपना प्रॉपर्टी मेथड, ठीक है, या फिर सेट बिल्डर मेथड। रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके का, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। अब इस बात में भी देखो क्या है, सच दैट के आगे वाली जो बातें लिखी गई हैं, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी भी हो सकती है। इफेक्टिवली देखें तो एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है भी, क्योंकि x नेचुरल नंबर भी बोला गया है और ये भी कहा गया है x इज लेस देन 5। इन दोनों को अलग अलग समझ सकते हैं। इसी में कह दिया जाता कि भाई x इज इवन नंबर, ऐसा भी बोला जा सकता था, ठीक है। तो ये सच दैट के आगे वाली जितनी चीजें लिखी होती हैं वो होती है एक्चुअली प्रॉपर्टी, ठीक है, जिनके बेसिस पे ये x डिसाइड हो रहा है, ठीक है। हमें सेट के अंदर क्या इंटर करना है वो इधर लिखा होता है, ठीक है। इस बात को अभी हम एग्जांपल से समझेंगे, थोड़ा ज्यादा क्लियर हो पाएगा। यहां पे अभी हमने क्या कहा कि x क्या है, तो x नेचुरल नंबर है लेस देन 5, ठीक है। क्या क्या होंगे वो 1 2 3 और 4 होंगे।
अच्छा, ये चीज हमें पता चली अभी किसकी, कि x क्या है, x 1 2 3 4 है। फिर हम सच दैट के इधर आए, इधर क्या दिखा हमें, x। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इंटर क्या करना है, सेट के अंदर हमें एलिमेंट कौन से डालने हैं, x डालना है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमने कहा कि a क्या होगा, तो अगर हम इसको टेबुलर मेथड में कहो कि चेंज करें, तो एक्चुअली ये क्या लिखा है, 1 2 3 4 लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर मान लो हमसे कहा जाए a, ठीक है, इज इक्वल टू, मान लो ऐसा कहा गया, x सच दैट, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने अभी क्या बोला, सेट ये सच दैट है, सच दैट के इस साइड में, राइट साइड में क्या लिखा होगा, प्रॉपर्टी लिखी होगी कि x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। इससे क्या पता चला कि x क्या है, प्लस माइनस 2 है। ठीक है ना बात, प्लस 2 या माइनस 2। इधर क्या आएंगे, अब हम इधर देखेंगे कि हमें इंटर क्या करना था, इंटर हमें x करना था। तो इसका मतलब एक्चुअली एंट्री किसकी हुई, -2 और 2 की। अब यहां पे थोड़ा ध्यान से देखना, अगर मान लो मैं बी सेट की बात करूं जिसमें कहा जाए कि 2x सच दैट x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, अब क्या होगा आंसर। तो थोड़ी देर के लिए तुम खुद से सोचो पॉज करके, और उसके बाद अपन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले मुझे क्या करना है, सच दैट के राइट साइड में जाना है। सच दैट के राइट साइड में क्या लिखा था, x स्क्वायर माइनस 4 0 के बराबर है। कब होगा, जब x 2 या फिर -2 हो। तो x अगर मेरा 2 या -2 है, तो ये तो मेरा x है ना। अब मैं सच दैट के इधर आऊंगा, सच दैट के इधर क्या लिखा हुआ था, 2x लिखा था। मतलब मुझे इंटर किसको करना है, मुझे इंटर x को नहीं करना, मुझे इंटर करना है किसको, 2x को। x मेरा क्या था, 2 या फिर -2, लेकिन एंट्री किसकी होगी, 2x की। तो 2x क्या होगा, जब x 2 होगा तो 2x कितना हो जाएगा, 4, और जब x -2 होगा तो 2x कितना हो जाएगा, -4। तो एंट्री इस बार होगी -4 और 4 की। ये दो ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि इस सेट का एलिमेंट बनेंगे। ठीक है, इसी तरीके से समझो, मान लो C दे दिया हमें एक सेट, कहा गया कि भाई मुझे x स्क्वायर प्लस 3 सच दैट x इज प्राइम नंबर लेस देन 5। ठीक है, अब ये समझो मुझे कि x इज प्राइम नंबर लेस देन 5। पहले मैं सच दैट की इधर देखने की जरूरत ही नहीं, दूसरी साइड जाओ, क्या कहा गया, x प्राइम नंबर है, कैसा, लेस देन 5। ये तो x की प्रॉपर्टी है। इस बेसिस पे मुझे क्या पता चला कि x क्या होगा, x क्या क्या हो सकता है, x हो सकता है तुम्हारा प्राइम नंबर्स की बात करूं मैं तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, 2 प्राइम नंबर होगा, 3 प्राइम नंबर होगा, बस। ठीक है, 5 को हमें इंक्लूड करना नहीं है। तो प्राइम नंबर्स कौन से हुए, 2 और 3। प्राइम नंबर्स वगैरह में भी डाउट है तो वो चीजें यहां पर अभी नंबर सिस्टम में समझ लेंगे। 2 और 3 ये दो प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स अगर ये हैं तो ये तो x है ना, मेरे को x से मतलब ही नहीं है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए x स्क्वायर प्लस 3। तो एंट्री किसकी होगी, समझो इस बात को, एंट्री किसकी होगी, x जब मेरा 2 होगा तो x स्क्वायर प्लस 3 क्या बनाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 मतलब 7। तो मेरा पहला एलिमेंट एक तरीके से कहें तो क्या होगा, 7 होगा। फिर और x क्या था मेरे पास, x मेरे पास था 3। जब x 3 होगा तो यहां पे क्या बनेगा, 3 स्क्वायर प्लस 3 मतलब 12 बनेगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे क्या क्लियर हुआ कि C का एलिमेंट क्या होगा, 7 और 12 होगा। x हमें यहां से पता चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सीधा x इंटर कर रहे हो। हम क्या इंटर कर रहे हैं, सच दैट के लेफ्ट में जो लिखा है, लेफ्ट में लिखा था x स्क्वायर प्लस 3। तो भाई x स्क्वायर प्लस 3 की अगर तुम्हें वैल्यू चाहिए तो x तो पता होना चाहिए ना। x कहां से निकलेगा, x इधर से निकलेगा। एक बार x आ गया तो x स्क्वायर प्लस 3 निकाल सकते हो। कितना हो गया, 7 और 12। तो ये वो मेथड हो गया कि कैसे हम प्रॉपर्टी मेथड को कहें या सेट बिल्डर मेथड को कहें, रोस्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। क्या करना है, फिर से समझ लो, सच दैट के राइट साइड से तुम वेरिएबल x कहो, कभी c a कुछ भी लिखा हो सकता है, उस वो चीज फाइंड आउट कर लो। ठीक है, एक बार मेरे पास x आ गया, फिर सच दैट के लेफ्ट साइड में जाओ। लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस 3। x निकाल चुके हो, x स्क्वायर प्लस 3 तो पता ही चल जाएगा, और ये एलिमेंट्स रख दो। तो क्या करना है, दो पार्ट्स में इस प्रॉपर्टी मेथड को समझना है। पहला, सच दैट के राइट साइड में जो चीज लिखी गई है वो वेरिएबल क्यों कौन कौन सी वैल्यूज देनी है वो डिसाइड करेगा। इंटर क्या करना है, वो चीज सच दैट के लेफ्ट साइड में लिखी होगी। ठीक है, अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये दो डॉट हमने बनाए हैं, दो डॉट बनाने की जगह वो ऐसा भी यूज कर देते हैं, इस तरीके की एक लाइन। ठीक है,
तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही मतलब है इसका भी सच दैट, ठीक है। चाहे तो कॉलम बना ले या फिर इस तरीके की लाइंस रख दे, दोनों ही चीजें सच दैट को ही रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी मेथड या फिर सेट बिल्डर मेथड। इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हमने कुछ चीजें यहां पे लिखी हैं। टाइप ऑफ सेट्स पे आते हैं कि किस किस टाइप के सेट्स एग्जिस्ट करते हैं। ये भी सभी क्या है, डेफिनेशन का ही पार्ट है, सो प्लीज हो सकता है कि थोड़ा सा डेफिनेशन वाला पार्ट में भी मैथ्स में कम देखने को मिलता है, ठीक है। बट ये चैप्टर थोड़ा डेफिनेशन बेस्ड ही है और इस तरीके के टर्म्स चूंकि नए नए से बार बार देखने को मिलेंगे, कई लोगों को बहुत सारे टर्म्स इनमें पता भी होंगे, तो प्लीज बियर विद मी। फर्स्ट पार्ट जो है टाइप ऑफ सेट्स में देखें तो सबसे पहला चीज क्या होता है, नल सेट, ठीक है। नल सेट की बात करें या फिर वॉइड सेट की बात करें, ठीक है, नल सेट और वॉइड सेट, ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं एम्प्टी सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट, ठीक है। नल इनका मतलब क्या है, नल सेट या फिर वाइड सेट या फिर एम्प्टी सेट का मतलब क्या है, एम्प्टी सेट सिंपल है, जैसा जो वर्ड कह रहा है वही मतलब है कि एक ऐसा सेट जिसमें कुछ भी ना हो, ठीक है। तो जो खाली सेट है उसी को एम्प्टी सेट बोलते हैं, उसी को नल सेट बोलते हैं या फिर वाइड सेट बोलते हैं, ठीक है। तो एम्प्टी सेट का मतलब क्या है कि एक ऐसा सेट जिसमें कि कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है। तो इसके बारे में बात करें तो इसको अपन लिख देते हैं एक बार, इट डजंट हैव एनी एलिमेंट, ठीक है। ये एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है, ये हमारा नल सेट होता है, ठीक है। बात जैसे हम बात करें कि अगर हमसे ये कहा जाए कि भाई हमें चाहिए x, ठीक है, x एक इंटीजर हो, तो अगर मैं प्रॉपर्टी मेथड में इसी को लिखूं तो अगर मैं a सेट की बात करूं, x सच दैट, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और आगे मैं कह दूं कि x इज एन इंटीजर, ठीक है। अब बताओ मुझे कैसे इसका रोस्टर मेथड से टेबुलर मेथड में कन्वर्ट करने के लिए क्या सोचोगे। सच दैट के एक साइड में जाओ, राइट साइड में क्या लिखोगे, x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहां से तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, x इज इक्वल टू प्लस रूट 3 या फिर माइनस रूट 3, यही आता है। फिर आगे क्या कहा गया, एंड x इज एन इंटीजर, ठीक है, कॉमा कह लें या फिर एंड कह लें, मैं अभी फिलहाल के लिए एंड ही लगा देता हूं, एंड x इज एन इंटीजर। तो भाई x इंटीजर भी होना चाहिए और x स्क्वायर 3 के बराबर भी होना चाहिए, ऐसा तो कभी होता ही नहीं, ठीक है। कोई इंटीजर तो ऐसा है नहीं जिसका स्क्वायर कितना हो जाए, 3 के बराबर हो जाए। इसका मतलब ऐसा कोई x ही नहीं बनेगा। जब x ही नहीं बनेगा तो इधर इंटर क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक ऐसा सेट हो गया जिसकी प्रॉपर्टी तो कुछ गिवन थी लेकिन उसमें तो कोई एलिमेंट आया ही नहीं, सही है बात। तो ए सेट क्या है, ए सेट को रिप्रेजेंट हम इस तरीके से कर देंगे, करली ब्रेसेस लगाए, बीच में अपन क्या करते थे, एलिमेंट भरते थे, लेकिन यहां तो एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एम्प्टी सेट या फिर नल सेट, जिसमें कि हमारे पास सिर्फ करली ब्रेसेस बने हुए हैं, इसमें अंदर में कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसी को डिनोट करने का एक तरीका ऐसे भी होता है, ठीक है, ए को हम ऐसा भी लिख सकते थे, फाई से रिप्रेजेंट कर देते, ठीक है। ये क्या है, ये भी नल सेट को ही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर गलती से भी तुमने ऐसा किया तो फिर ये नल सेट नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने क्या बोला, करली ब्रेसेस के बीच में क्या भरा जाता है, एलिमेंट। तो इस नोटेशन का मतलब क्या हुआ कि सेट ए था, उसके अंदर एलिमेंट फाई हो गया। ये बात तो गलत है ना, ऐसा कोई एलिमेंट था ही नहीं, फाई खुद में कोई एलिमेंट नहीं है। फाई बस क्या यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है, फाई बस ये डिनोट कर रहा है कि ए जो है एक नल सेट है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं था। तो ये नल सेट का रिप्रेजेंटेशन है, ये नल सेट का रिप्रेजेंटेशन है, ये नल सेट का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, वो कौन सा एलिमेंट है, फाई, ठीक है बात। इसी तरीके से और भी एग्जांपल अगर हम लेना चाहें, जैसे कि मान लो कहा जाए कि a इज इक्वल टू, ठीक है, और अपन कह लें कुछ कि x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर को, या फिर इसको मान लो मैं होल नंबर कह देता हूं, ठीक है, होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स। और यहां मैंने कह दिया कि भाई मेरे को 3x एंटर करना था, तो अब फिर से अपन क्या करेंगे, इधर जाएंगे, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0,
जबकि x कैसा होल नंबर हो, ऐसा कोई भी x नहीं होता। अगर ऐसा कोई भी x नहीं होता तो हम 3x एंटर ही नहीं कर पाएंगे, और इसलिए ये एक ऐसा हो गया नल सेट हो गया। ये उसका प्रॉपर्टी फॉर्म में या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन था। अगर मैं कहूं कि ये रोस्टर मेथड में कैसे लिखा जाएगा तो ऐसे लिख दो, ठीक है, या फिर इसी को ऐसे लिख दो, ठीक है। ध्यान रखना कर्ली ब्रेसेस के अंदर फाई मत डाल देना, क्योंकि उसका मतलब हो जाएगा कि सेट के अंदर एक एलिमेंट फाई एग्जिस्ट करता था। तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई या फिर कुछ एग्जांपल्स हो गए जो कि नल सेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारा सिंगलटन सेट। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे सिंगलटन सेट के बारे में बात करते हैं। सिंगलटन सेट में सिंगलटन सेट का भी मतलब उसी तरीके का है जैसा एम्प्टी सेट हमने बोल ही दिया था कि भाई एम्प्टी का मतलब खाली, ठीक है। वैसे ही सिंगलटन का मतलब सिंगल, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, ठीक है। जैसे अपन अगर बात करें, अगर मैं इसी चीज को फिर से अगर मैं ऐसे कहूं कि a इज इक्वल टू 5, ठीक है। क्या था, कर्ली ब्रेसेस थे, मतलब सेट की बात की जा रही है, अंदर में हमने 5 लिख दिया, मतलब कि एक एलिमेंट है 5, और कुछ लिखा क्या नहीं, इसका मतलब 5 ही एक अकेला एलिमेंट है सेट A का। तो सेट A विल बी कॉल्ड सिंगलटन सेट। इसका मतलब क्या है, ओनली वन एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट, ठीक है। अगर किसी सेट में एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस सेट को क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, वर्ड से ही समझ सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मैंने अभी बात करी थी ना, इस सेट, इसके a इज इक्वल टू हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर 5 डाल दिया था, तो ये सिंगलटन सेट हो गया, ये नल सेट नहीं रहा। क्यों, क्योंकि 5 एक एलिमेंट हो गया। यहां पे जो हमने डिनोट किया है वो क्या डिनोट कर रहा है, 5 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A, ठीक है। जब हम कर्ली ब्रेसेस के बीच में कुछ भी नहीं डालते थे तो उस समय का मतलब क्या था कि हमारे अगर एलिमेंट्स की बात करें तो कुछ भी नहीं हमारे पास, लेकिन यहां कर्ली ब्रेसेस में एक चीज प्रेजेंट है, इसका मतलब कि हमारे पास एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। अब इसी की बात करूं मैं, और भी कुछ एग्जांपल्स लूं, तो एग्जांपल लेते हैं a इज इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड x, ठीक है, x इज पॉजिटिव, ठीक है। अब फिर से सच दैट के राइट साइड में जाए, राइट साइड में हमें क्या दिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, मतलब x क्या हो सकता था, +2 या फिर -2। अब आगे देखो, एंड x इज पॉजिटिव, तो वैसे ही क्या क्लियर हो गया कि x इज एग्जैक्टली पॉजिटिव 2 ओनली, -2 तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि x कैसा चाहिए था, पॉजिटिव चाहिए था। अब हम इधर गए, ठीक है, मैं यहां पे काम करता हूं, मैं -x लिख देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से एग्जांपल लेते हैं। तो हमारे पास x क्या आ चुका था, हमारे पास x आया था हमारे पास +2, ठीक है। अब x की वैल्यू पता चली, अपन क्या इंटर करने वाले हैं, -x करने वाले हैं, इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या जाएगा इसका, -2, ठीक है। x क्या आया, +2 आया, इंटर क्या करना था, -x करना था, तो आंसर क्या होगा, -2। तो ये भी क्या होगा, एक सिंगलटन सेट को रिप्रेजेंट करेगा। फिर इसी तरीके से हम आगे भी देख लेते हैं, थर्ड टाइप अगर मैं बात करूं, थर्ड टाइप में लिख लेता हूं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, ये भी जैसा इसने बोला है उसी से क्लियर है। फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट का मतलब क्या है कि एक सेट के अंदर अगर हम एलिमेंट्स को लिस्ट करना चाहें तो कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हो। जैसे हमने कहा इंडिया के अंदर जो स्टेट्स है उनका कलेक्शन, ठीक है, सेट अगर मैं लूं, ठीक है, a इज इक्वल टू x सच दैट x इज स्टेट ऑफ, ठीक है, इंडिया। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, स्टेट ऑफ मतलब जो भी इंडिया के स्टेट्स हैं उन सभी को तो लिस्ट किया जा सकता है ना, सभी को मैं यहां पे लिख सकता हूं ना कि भाई ये हमारे पास 27 28 जितने भी हैं अभी करंटली, उतने स्टेट्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, उन सभी को तो हम इस तरीके से लिस्ट करके लिख सकते हैं। तो फाइनाइट सेट कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो। फाइनाइट हो का क्या मतलब है, इनफाइनाइट ना हो। अगर सेट के अंदर 500 एलिमेंट भी होंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम उसको काउंट ही ना कर पाए, ठीक है बात। जैसे अगर मान लो मैं इसकी बात करूं कि a इज इक्वल टू, ठीक है, x सच दैट, ठीक है, x स्क्वायर माइनस कुछ 16 इज लेस देन 0, ठीक है, और x जो है हमारा कोई रियल नंबर है, ठीक है। तो भाई x स्क्वायर लेस देन 16
अब ध्यान देना x रियल नंबर है, यहां पे इंटीजर नहीं है। तो x स्क्वायर लेस देन 16 की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे x होंगे ना, -4, ठीक है, -4 तो चलो इसको 0 बना देगा, चलो मैं यहां पे इक्वलिटी भी लगा लेता हूं। -4 पे ये वैल्यू 0 आएगी, +4 पे भी ये वैल्यू 0 आएगी। 3.99 वो भी तो इसको निगेटिव ही क्रिएट करेगा ना, 3.99 का स्क्वायर -16, 3.999 का स्क्वायर -16, ये भी तो क्या करेगा, निगेटिव ही बनाएगा। तो मतलब x की जगह हम 3.9 भी रख सकते हैं, 3.999 भी रख सकते हैं, 3.8 भी रख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे नंबर्स रख सकते हैं। क्या उन्हें काउंट कर सकते हो क्या? नहीं ना भाई, 3.9999 एक नंबर है, दूसरा नंबर 3.9999 बढ़ाते जाओ, जितने 9 बढ़ाओगे सभी तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, काउंट तो कर नहीं पाए। अगर नहीं काउंट कर पाए तो फिर ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। ये किसका एग्जांपल हो गया, इनफाइनाइट सेट। इसका मतलब क्या था कि हमारे पास सेट में इतने सारे एलिमेंट्स हैं कि हम उनको काउंट ही नहीं कर पा रहे। जबकि यहां पे क्या था, स्टेट्स ऑफ इंडिया, इनको तो काउंट किया जा सकता है। अगर मैं यहीं पे एक क्लॉज डाल दूं, एक और एग्जांपल, a इज इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर -16 इक्वल टू 0, x इज इंटीजर, ठीक है, अगर ये क्लॉज मैंने डाल दिया, ठीक है, x इज इंटीजर ऐसा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब तो मुझे पता चल गया ना कि कौन कौन से इंटीजर इसको सेटिस्फाई करेंगे, +4 और -4, ठीक है। या फिर मैं कहूं कि x स्क्वायर -16 लेस देन और इक्वल टू 0, यही वाला एग्जांपल मैं लेता हूं। क्या चेंज किया मैंने, यहां पे x बिलोंग्स टू r था, यहां पे x इंटीजर है। तो अब यहां पे क्या आएगा, इसका अगर मैं रोस्टर मेथड में कहूं तो मेरे पास क्या क्या x होंगे, ऐसे x होगा मेरे पास 1 होगा, 0 होगा, है ना, 0 1 2 3 4, है ना। इसके अलावा माइनस में भी यही सब होंगे, मतलब 0 1 2 3 4, है ना, -1 -2 -3 -4, ये सभी होंगे। तो ये हमारे पास a में जो एलिमेंट्स लिखे गए उन सभी को हम काउंट तो कर सकते हैं ना। यहां पे क्या था, हम काउंट ही नहीं कर सकते, इतने सारी चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। यहां पे काउंट कर सकते हैं, तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट किया जा सके उसको बोलते हैं फाइनाइट, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सके तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। तो 4 टाइप के सेट्स हमने अभी तक पढ़े। पहला था हमारे पास नल सेट, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। दूसरा था सिंगलटन सेट, जिसमें हमारे पास एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट होता है। फिर हमारे पास आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब क्या है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको काउंट किया जा सके, ठीक है। और उसके बाद आता है इनफाइनाइट सेट, जिसमें कि हम ऐसे सेट्स की बात कर रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, उनको काउंट ना किया जा सके। तो ये हमारे पास टोटल टाइप्स ऑफ सेट्स हो गए। पास कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर इतने बड़े टर्म से कुछ डरने की जरूरत नहीं है। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। कार्डिनल नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, ठीक है। जैसे सेट A है ना, A सेट में सपोज मेरे पास 2 3 -4, है ना, 2 3 -4 1, ये सपोज ये 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। हमने गिन लिया कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स हैं। तो अपन क्या बोलेंगे कि इस सेट A का कार्डिनल नंबर क्या है, कार्डिनल नंबर 4 है, ठीक है। इस बात को कैसे लिखा जाएगा, तो n ऑफ A इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही बोल दिया गया है कार्डिनल नंबर, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली सेम बातें हैं। बस वही आदत होती है ना कि छोटी छोटी बातों को बहुत कठिन तरीके से दिखाना, तो बस वही बात है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहने की जगह कार्डिनल नंबर बोल देते हैं। तो A इज इक्वल टू 2 3 -4 1, ये था सेट। कितने एलिमेंट्स दिखे तुम्हें, 4 एलिमेंट्स दिखे। तो ये हम कार्डिनल नंबर A का कुछ इस तरीके से इसका नोटेशन होगा, n ऑफ A इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब इस चीज को भी थोड़ा सा समझ लो कि जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था कि जैसे हमारे पास रोस्टर मेथड होता है, तो हमने क्या लिखा था, यूजुअली वी डोंट रिपीट द एलिमेंट्स। मतलब अगर मान लो मैं ऐसे लिखूं 2 3 -4 -4 1 2 1, ऐसा लिख दूं मान लो, ठीक है। अब बताओ इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो भाई सिंपल सी बात है ना कि नॉर्मली तो हमें ऐसे लिखना ही नहीं चाहिए था, लिखना हमें ये चाहिए था, हमने ऐसे लिख दिया। तो हमारे लिखने के अलग अलग तरीके रहेंगे, तो उससे नंबर ऑफ एलिमेंट्स थोड़ी ना बदल जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कितनी डिस्टिंक्ट चीजें यहां पे दिख रही हैं तुम्हें, वही 4 ही चीजें दिख रही हैं। तो इसका मतलब इसका कार्डिनल नंबर अभी भी कितना काउंट करेंगे हम, 4 ही काउंट करेंगे। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है, कार्डिनल नंबर इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट।
उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर कहीं कहीं पे रिपीटिशन हो भी जाता है तो उसको हम अलग अलग नहीं काउंट करेंगे, जैसे हम -4 को 2 बार, 1 को 2 बार काउंट नहीं करेंगे, हम यही बोलेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 4 थे, इसलिए कार्डिनल नंबर भी कितना हो गया, 4 हो गया। तो कार्डिनल नंबर के बेसिस पे अगर हम कहें तो एक और टर्म आती है, उसको अपन बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब क्या है, ये समझ लो। अगर तुम्हारे पास दो सेट्स गिवन हो, ठीक है, ए और बी दो सेट्स गिवन है, ठीक है, ए और बी दो सेट्स को इक्विवेलेंट कब बोला जाएगा, जब उनके कार्डिनल नंबर बराबर हो, ठीक है। अपन क्या बोल रहे हैं, ए एंड बी आर said to be equivalent, ठीक है, A and B are said to be equivalent sets, ठीक है, if their cardinal numbers are same। समझ में आई बात। अगर A और B दो अलग अलग सेट्स हैं, दोनों का कार्डिनल नंबर निकाल लो, दोनों का कार्डिनल नंबर के बराबर आ गया तो अपन बोलेंगे क्या कि दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। हमें एलिमेंट्स को बराबर होने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बराबर होना चाहिए। एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट हो, जैसे कि मान लो तुम a इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू लिखा हुआ है 3 4 6, ठीक है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। क्यों? क्योंकि इसका कार्डिनल नंबर कितना है, 3 है, इसका भी कार्डिनल नंबर कितना है, 3 है, इसका मतलब कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। हमें क्या चाहिए, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम चाहिए थे, वो काम हमारा यहां पे हो गया। तो बस ये बात इसके लिए सफिशिएंट हो गई कि ए और बी को हम इक्विवेलेंट कह सकते हैं। हमें बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं है कि हमारे पास जो एलिमेंट ए में लिखे गए हो बी में भी वही एलिमेंट लिखे जाने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कुछ भी कॉमन ना हो। यहां पे 1 2 3 है, वहां 4 5 6 है, दोनों अभी भी इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में ही सेम थे। मतलब NA इज इक्वल टू NB इज इक्वल टू 3। तो अगर कहीं पे ऐसा कहा जाता है A और B इक्विवेलेंट सेट्स हैं, एक का कार्डिनल नंबर अगर दिया गया है तो दूसरे का कार्डिनल नंबर भी वही होगा। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स की डेफिनेशन हो गई। ओवरऑल समझो कार्डिनल नंबर के बारे में, तो कार्डिनल नंबर के बारे में एक बार फिर से मैं हर सेट के लिए बताता जाऊं। जैसे हमने स्टार्टिंग की थी एम्प्टी सेट्स या वायर्ड सेट से, है ना, नल सेट से। नल सेट का अगर कार्डिनल नंबर कहें तो कितना होगा, कितने एलिमेंट होते हैं उसमें, कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ नल सेट विल बी इक्वल टू 0। तो कार्डिनल नंबर उसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वो कैसा सेट था, नल सेट था। सिंगल्टन सेट की बात करूं तो सिंगल्टन सेट का मतलब क्या है कि उसमें एक एलिमेंट है। एक एलिमेंट होने का मतलब क्या हुआ कि हम उसको क्या कहेंगे कि उसका कार्डिनल नंबर कितना है, 1 है, ठीक है। फाइनाइट सेट्स होंगे तो फाइनाइट सेट का मतलब हम काउंट कर लेंगे कि कितने हमारे पास ऑब्जेक्ट्स लिखे गए हैं, और इनफाइनाइट होगा तो हम कार्डिनल नंबर नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं कि कितने ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर हैं। इक्विवेलेंट सेट्स की जहां तक बात करूं तो इक्विवेलेंट सेट्स में हमने क्या कहा कि ए और बी दो इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे। कब कहलाएंगे आपस में इक्विवेलेंट, जबकि दोनों का कार्डिनल नंबर सेम हो। बिल्कुल हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि ए और बी के कुछ एलिमेंट्स आपस में सेम होने चाहिए, नहीं, दोनों एलिमेंट्स बिल्कुल अलग थे। यहां 1 2 3 था, यहां 4 5 6 था, लेकिन दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है, इसलिए हमने कहा कि ये दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हैं। इसी चीज को अगर मान लो कोई ऐसे कह दे कि यहां पे एक बार को मैं कहता हूं C इज इक्वल टू 4 4 5 5 6, मान लो ऐसे। अब बताओ C को क्या हम इसकी इक्विवेलेंट कह सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे लिखना गलत था, ठीक है। हम ऐसा कह सकते थे, तो इस 4 5 6 को हम बार बार रिपीट करके लिख रहे हैं, ऐसे लिखते नहीं है ना। सही तरीका तो क्या था कि 4 5 6 बस इतना लिखा जाए। तो अगर 4 5 6 लिखा जाएगा तो C का भी कार्डिनल नंबर कितना काउंट करोगे? अभी हमने यहां पे भी देखा ना, इस सेट के लिए कार्डिनल नंबर कितना काउंट किया हमने, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कितने थे बस वही काउंट किए। तो वैसे यहां पे भी कार्डिनल नंबर अगर इसके लिए कहें हम NC, वो भी कितना होगा, 3 होगा। और इसका मतलब A और C फिर से कैसे हो गए, आपस में इक्विवेलेंट हो गए। तो अगर हमें कार्डिनल नंबर की बात करनी है या इक्विवेलेंट सेट्स की बात करनी है तो हमें क्या काउंट करना चाहिए, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इक्वल सेट्स की बात करते हैं। अभी तक हमने क्या किया था, इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में बात की थी। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल सेट्स, कि दो सेट्स को हम इक्वल कब बोलेंगे। इक्विवेलेंट कब बोलते थे, सबसे पहले वो रिकॉल कर लो। इक्विवेलेंट बोलते तब थे जबकि दोनों का कार्डिनल नंबर बराबर हो। इक्वल सेट्स की बात करें तो दो सेट्स A और B हैं, ठीक है। कब इक्वल कहा जाएगा, जबकि उनके एलिमेंट्स,
ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम हो ही, साथ में वो एलिमेंट्स भी सेम हो। ठीक है बात। पिछली बार क्या था कि सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने थे, यहां पे क्या है, इक्वल सेट्स की जब बात कर रहे हैं तो यहां पे एलिमेंट्स को भी सेम होना चाहिए। तो अपन क्या बोलेंगे, ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, ए एंड बी आर इक्वल सेट्स इफ, ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी। और इसके अलावा एक और बात है कि कोई भी फालतू एलिमेंट भी ना हो जाए। ठीक है, मतलब ओवरऑल क्या है कि ए एंड बी आर इक्वल सेट्स इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, ठीक है, एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर प्रेजेंट इन ए। ये इसी बात को कहने का एक लंबा चौड़ा फॉर्म हो गया कि ए और बी दोनों में एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम लिखे हुए थे। जैसे कि ए अगर हमारे पास लिखा है 1 2 3 और बी अगर हमारे पास लिखा गया है, कुछ मान लेता हूं मैं इसको, टेबल रोस्टर फॉर्म की जगह प्रॉपर्टी फॉर्म में लिख लेता हूं कि x सच दैट x इज एन इंटीजर, इंटीजर, ठीक है, बल्कि ऐसे कह लो कि x इज अ पॉजिटिव इंटीजर कह देता हूं। ठीक है, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन, ठीक है, लेस देन 4। ठीक, तो b भी क्या होगा, यही बनाएगा ना 1 2 3। तो देखो जो एलिमेंट यहां पे है वही एलिमेंट यहां पे भी है, तो दोनों में अगर एलिमेंट्स ही सेम हो जाएं, जो ए में एलिमेंट्स लिखे गए हैं वही एलिमेंट्स एग्जैक्टली बी में भी लिखे गए हैं, अगर ऐसा हो जाता है तो अपन बोलेंगे कि दोनों आपस में इक्वल सेट्स हैं। तो ए की बात करें 1 2 3, बी मान लो किसी ने कहीं पे लिख दिया ऐसा 1 2 2 3 3 1 ऐसा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, बात तो ये भी 1 2 3 की कर रहा है ना, यहां पे भी 1 2 3 की बात हो रही थी, तो अभी भी ए और बी सेट्स जो है वो आपस में कैसे हैं, इक्वल सेट्स हैं। तो ये एग्जांपल हो गए इक्वल सेट्स के। इक्विवेलेंट और इक्वल में क्या डिफरेंस है, इक्विवेलेंट कहता था कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, बाकी एलिमेंट्स क्या डाल रहे हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वल सेट्स क्या कहता है कि भाई इससे भी फर्क पड़ता है कि मेरे पास एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं। यहां पे क्या रिक्वायर्ड है कि दोनों के एलिमेंट्स ही बिल्कुल सेम होने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम अब यहां पे सोचो एक बार को, एक दो स्टेटमेंट में बोलता हूं, थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करना और उसके बाद खुद से समझ करके इसका आंसर करने के सोचना। सबसे पहली चीज अगर मैं कहूं कि ऑल इक्वल सेट्स, ठीक है, इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, तो क्या ये करेक्ट होगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट अपन क्या बोल रहे हैं, स्टेटमेंट 1 कह लो, इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। ठीक है, और मैं दूसरी स्टेटमेंट भी लिख देता हूं। दूसरी स्टेटमेंट मेरे पास कुछ इस तरीके की मैंने बोली कि इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल, इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल, ऐसा। तो दोनों में क्या, दोनों ट्रू है, दोनों फॉल्स है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है ये तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। एक बार को तुम वीडियो पॉज करो और वीडियो पॉज करके इसका आंसर दो। ठीक है, देखो इसका आंसर होगा क्या, इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। क्या हो रहा है यहां पे, इक्वल सेट्स, अगर दो सेट इक्वल हैं तो दोनों सेट इक्वल कब रहे होंगे, जब दोनों में सेम ही एलिमेंट रहे हो। इक्वल सेट्स क्या थे, जबकि दोनों में एलिमेंट सेम हो। तो जब एलिमेंट ही सेम है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बराबर होंगे ही ना। ठीक है भाई, अगर यहां पे भी 1 2 3 था ए में, बी में भी 1 2 3 ही था, तभी तो दोनों आपस में इक्वल हुए थे। तो इसका मतलब क्या कि दोनों इक्विवेलेंट होंगे ही होंगे, क्योंकि जो ए में है वही बी में है, तो ऑफ कोर्स दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर ही रहेगा, और इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल। तो लास्ट एग्जांपल में ही समझ सकते हो तुम इक्विवेलेंट सेट्स के। इक्विवेलेंट सेट का हमने एग्जांपल क्या लिया था, 1 2 3 और दूसरे में 4 5 6। ठीक है, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है ना कि इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल होंगे। भाई इसमें तो क्या कहता था कि भाई दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर कर दो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या क्या एलिमेंट रखे थे। तो जब एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं तो इक्वल कैसे हो पाएंगे। ठीक है बात, तो इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल ये कहना गलत है, क्योंकि हो सकता है कि यहां पे सेट ए में एक 3 अलग एलिमेंट्स हो, सेट बी में 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हो। ठीक है,
तो वो इक्विवेलेंट तो होंगे लेकिन वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो ये चीज का एक बार को कंफ्यूजन तुम्हें अवॉइड करना है कि इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट में दोनों में डिफरेंस क्या होता है एग्जैक्टली। पे एंड होता है हमारा लेक्चर 1 सेट्स का, और इसके साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में सुपरसेट्स वगैरह सबसेट्स की बात करते हुए प्रेजेंट होंगे। ठीक है, आज के लेक्चर पे बेस्ड जो आपको लेक्चर असाइनमेंट दिया गया है वो असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको मैक्सिमम। ठीक है, मुझे एक्सपेक्टेशन है कि सभी लोग सारे क्वेश्चंस मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाएंगे, और फिर भी अगर आपको डाउट्स रहते हैं तो हम लेक्चर 1 का जो असाइनमेंट का सोल्यूशन है उसकी वीडियो भी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो नेक्स्ट मिलते हैं हम लेक्चर 1 की असाइनमेंट वीडियो और उसके अलावा लेक्चर 2 के साथ। थैंक यू ऑल।